हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मेरा प्रैक्टिस सेशन पॉलिटिकल साइंस का है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। तो आज मैं पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लीज़ एक बार चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करना, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल क्लास ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। मैंने पॉलिटिकल साइंस की जितनी भी सभी यूनिट्स है उसे मैंने यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली करा रखा है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और हिस्ट्री के मतलब एसएसटी के स्टूडेंट, तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्प करने वाला है। आप किसी भी स्टेट का पीजीटी दे रहे हो, टीजीटी दे रहे हो, सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री है, तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी अच्छी क्लासेस लेके आता है। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। मैंने पिछले क्लास में 59 तक क्वेश्चन करा रखा था, अब 60 क्वेश्चन से हम करते हैं। 60 क्वेश्चंस हैं। संविधान की सर्वोच्चता आवश्यक है। तो जो संविधान की सर्वोच्चता है ना, किसके लिए आवश्यक है? क्या संघात्मक शासन के लिए आवश्यक है, एकात्मक शासन के लिए? मतलब सबसे ज़्यादा आवश्यक किसके लिए? संविधान तो सबके लिए आवश्यक है, बट सबसे ज़्यादा किसके लिए आवश्यक है? ये क्वेश्चन कहने का मतलब एकात्मक शासन के लिए, संसदीय शासन के लिए, हर प्रकार के संवैधानिक शासन के लिए। तो संघात्मक शासन के लिए संविधान की सर्वोच्चता क्योंकि संघात्मक की क्या होता है, स्टेट और सेंटर में शक्ति का विभाजन होता है। तो जिससे अगर संविधान रहेगा तो उसमें अच्छे से डिवाइड होगा। एकात्मक में जरूरत नहीं, मतलब है तो अच्छी बात, नहीं भी है तो भी चलेगा, क्योंकि एकात्मक शासन संसदीय में भी ये लोकसभा उसके प्रति उत्तरदायी हो, तो लोकसभा संसदीय शासन में भी इतना जरूरी नहीं। क्योंकि देखो, ब्रिटेन में जो है, ब्रिटेन में संविधान नहीं है, वहाँ अलिखित संविधान है, तो वहाँ संसदीय शासन व्यवस्था। लेकिन अमेरिका जो है संघात्मक शासन है, अधिष्ठात्मक शासन है, तो वहाँ पे बहुत ही आवश्यक हो जाता है संविधान की सर्वोच्चता की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार का एकात्मक तथा संघात्मक में वर्गीकरण का क्या आधार है? तो किस मतलब क्वेश्चन कह रहा है किस आधार पे हम सरकार को एकात्मक और संघात्मक में डिवाइड करते हैं? तो ये हो जाएगा केंद्र और राज्य के मध्य संबंध। केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध होता है, जैसे उसी के मद्देनजर हम एकात्मक शासन और संघात्मक शासन में क्या होता, केंद्र की अपनी शक्ति होती है और स्टेट की अपनी शक्ति होती है। और एकात्मक शासन में क्या होता है, सिर्फ सेंटर में ही पावर होता है, उसे हम एकात्मक शासन कहते हैं। और हमारा देश क्या है, हमारा देश अर्धसंघीय। अर्धसंघीय क्यों है? क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे हमारे राज्य सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्तियाँ में बांटा गया है। तो उसमें क्या किया गया है कि जो राज्य सूची का जो भी है नियम, वो स्टेट बनाएगा, बट जो अवशिष्ट शक्तियाँ है और समवर्ती सूची में मिल के बनाएगा। अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो सेंटर में जाएगा, मतलब केंद्र में जाएगा। तो हमारा जो राज्य है, हमारा जो भारत है, वो अर्ध संघात्मक इसलिए कहलाता है। और अमेरिका क्या है, पूर्णतः संघात्मक है। वहाँ स्टेट का अपना संविधान है, स्टेट की अपनी वो है। अगला क्वेश्चन है, एकात्मक सरकार की आलोचना की जाती है क्योंकि? एकात्मक शासन की आलोचना किस लिए की जाती है? तो यहाँ केंद्र की निरंकुशता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ सारी शक्तियाँ सेंट्रल में होती है, तो केंद्र की निरंकुशता पाई जाती है, इसी के तहत उसकी आलोचना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय सरकार निकाय नहीं करती है, यानी पंचायती राज नहीं करती, कहने का मतलब है। तो स्वास्थ्य और सफाई, शांति व्यवस्था स्थापित करना, सड़क एवं पुल आदि का निर्माण, जन्म तथा मृत्यु दर का पंजीकरण। तो इसका ये हो जाएगा शांति व्यवस्था। अब किसी भी स्टेट कोई आक्रमण कर रहा है, शांति व्यवस्था बनाना ये तो सेंट्रल का काम होता, स्थानीय सरकार का ये काम नहीं है। अगला है, यह किसने कहा? किसी देश में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो सकती है, परंतु स्थानीय संस्थाओं के अभाव में स्वतंत्रता की भावनाओं का विकास नहीं हो सकता है। तो ये जो लाइन है, ये जो कोटेशन है, वो बोले थे डी टॉकविले। डी टॉकविले ने क्या बोला था? किसी अब अगर आप पीजी
यूपी के मतलब यूपी के पीजीटी या टीजीटी देने वाले हो तो उसमें कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो उसमें तो आपको कोटेशन अच्छे से, और कोटेशन देखो एक बार में कोटेशन किसी का याद नहीं होता है, किसी किसी का जैसे बार बार मल्टीपल टाइम आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। और एक और भी ये है, अगर किस थिंकर का है, किस से रिलेटेड वो थिंकर है, उसकी अगर बात कही जा रही है और जो ऑप्शन दिए गए हैं चार बिल्कुल डिफरेंट थिंकर है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट दृष्टिकोण के हैं, तो आप उसमें भी एलिमिनेट करके उस तरीके से भी उस क्वेश्चंस को आपको डील कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी टॉकविले। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में राज्य स्थानीय सरकारी निकायों पर न्यूनतम नियंत्रण रखता है? तो न्यूनतम नियंत्रण रखता है, तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन फ्रांस, ऑप्शन सी है ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन डी सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, और ऑप्शन डी है ग्रेट ब्रिटेन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि इसमें क्या है, किस देश में राज्य स्थानीय सरकारी निकाय का पर न्यूनतम नियंत्रण रखता है, ठीक है, क्योंकि वह संघात्मक शासन है। हाल के वर्षों में स्थानीय निकायों पर राज्य का नियंत्रण जो हाल के टाइम में है, जो हो गया है, वो ऑप्शन बी पर्याप्त रूप से घटा है। महात्मा गांधी ने किस पुस्तक को लिखा है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये तो जवाहरलाल नेहरू है। गीता रहस्य अरविंदो घोष का, ये क्या है, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, ये है महात्मा गांधी का। अगला है, भारत ग्रेट ब्रिटेन का उपनिवेश इसलिए बन सका क्योंकि, भारत जो है ग्रेट ब्रिटेन का उपनिवेश किस लिए बन सका? क्योंकि भारत के लोगों में एकता का अभाव। ऑप्शन क्या क्या देखो, ऐसे ईश्वर की इच्छा थी, बिल्कुल नहीं, एलिमिनेट करके इसको, कुछ कुछ क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं जो आप एलिमिनेट करके आसानी से उसका आंसर ला सकते हो। भारत अंग्रेजी भाषा के प्रति आकर्षित थे, भारतवासी स्वशासन में अयोग्य थे, भारत के लोगों में एकता का अभाव था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की थी किसकी? आज़ाद हिंद फौज की, वानर सेना की, थियोसॉफिकल सोसाइटी की, आर्य समाज की। तो उन्होंने किया था आज़ाद हिंद फौज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला, 1922 में यह घोषणा किसने की थी कि भारतवासी स्वयं अपने राजनीतिक भाग्य का निर्धारण करेंगे? तो ये महात्मा गांधी ने किया था क्या 1922 में? भारतवासी स्वयं अपने राजनीतिक भाग्य का निर्धारण करेंगे, महात्मा गांधी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कैबिनेट मिशन के तहत 389, ऑप्शन डी। भारत में अंग्रेजी शासन का सबसे अधिक बुरा परिणाम क्या हुआ? तो भारत में जो अंग्रेजी शासन का सबसे बुरा परिणाम क्या हुआ? राजनीतिक पराधीनता तथा आर्थिक शोषण, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला है, न्यायाधीशों का कार्य। न्यायाधीशों का क्या है? कानून लागू करना, विधि की व्याख्या करना, नौकरशाही पर नियंत्रण रखना, युद्ध की घोषणा करना। तो नहीं, विधि की व्याख्या करना ये न्यायाधीशों का कार्य है। अगला, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कठोर है, पूर्ण रूप से लचीला है, कठोर और लचीला दोनों है, न कठोर। तो भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों का समन्वय। कुछ जो संशोधन है वो बहुत आसानी से हो जाते हैं, सरल तरीके से, और कुछ में मतलब कठोर है। तो इसीलिए इस भारत के संविधान को लचीला और कठोर दोनों का समन्वय कहा जाता है। और अमेरिका का जो संविधान है वो बहुत ही कठोर है, उसमें संशोधन अभी तक 7 ही संशोधन हुए हैं उसमें। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो ये है, लोकतंत्रात्मक सरकार है, संघात्मक सरकार है, गणतंत्रात्मक शासन है, आदेशात्मक सरकार नहीं है, ठीक है। आगे है, भारत का संविधान संघात्मक नहीं है, एकात्मक है, न तो संघात्मक है नहीं संघात्मक। एकात्मक और संघात्मक दोनों का सुखद सम्मिश्रण है, ठीक है। क्योंकि देखो क्यों है संघात्मक और दोनों का सुखद सम्मिश्रण, क्योंकि मैंने बताया ना कि हमारे यहाँ डिवाइड किया गया है जो कार्य, राज्य सूची
केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशेष शक्तियाँ। तो जो अवशेष शक्तियाँ हैं वो हमारे केंद्र में है, और वही अमेरिका में जाओगे तो वो अवशेष शक्तियाँ हमारे राज्य में उसके स्टेट को दिया गया है। तो इसीलिए हमारे यहाँ दोनों का सम्मिश्रण है, संघात्मक भी है क्योंकि हमने राज्य को भी अधिकार दिया राज्य सूची के तहत कि वो भी अपने नियम कानून कर सकते हैं, कुछ कुछ अधिकार है कि उस पर वो कर सकते हैं, और कुछ है कि केंद्र सिर्फ करेगा। तो यहाँ हमारे यहाँ दोनों का सम्मिश्रण है। भारत में जो है केंद्र और राज्य, केंद्र जो है राज्य से अधिक शक्तिशाली, बिल्कुल सही बात है केंद्र, क्योंकि यहाँ हम आपातकाल लगा लेंगे तो पूरे स्टेट जब बाहर से आक्रमण होता है तो हम आपातकाल लग जाता है तो उसमें भी सेंट्रल का ही सबसे वो प्रभुत्व होता है, स्टेट कुछ नहीं कर सकता है। तो इस हिसाब से भी हमारा सेंट्रल ज़्यादा, केंद्र हमारा ज़्यादा शक्तिशाली है। अगला है भारतीय संविधान में किस प्रकार की मौलिक अधिकारों पर अधिक बल दिया जाता है? तो राजनीतिक एवं सामाजिक। आर्थिक तो दिया ही नहीं गया मौलिक अधिकार, पहले दिया गया था, पहले जो मौलिक अधिकार बने थे, मूल मौलिक अधिकार हमारे पास 7 थे, और अभी वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है उसको कानूनी अधिकार के तहत 300 में सम्मिलित कर लिया गया है। संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार अब वो हो गया है, ठीक है। और नैतिक, सामाजिक और गांधीवादी, ये हमारे नीति निर्देश तत्व का वो मेन पॉइंट है, ठीक है। भारत के संविधान में दिए गए मूल कर्तव्य, तो जो भारत के संविधान में दिया गया है जो मूल कर्तव्य वो सभी नागरिकों के लिए है, भारत के सभी नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक कर्तव्य भारत के बाहर मत नहीं, तो भारत के जो नागरिक हैं उनके लिए है मौलिक कर्तव्य। और जो मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा हूँ, मूल मौलिक अधिकार है, तो कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को भी दिया गया है और कुछ मौलिक अधिकार सिर्फ भारत के नागरिक को दिया गया, ये भी क्वेश्चन पूछता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो हम ये क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो पहला तो संविधान का पालन करना है, देश की एकता तथा अखंडता की रक्षा करना, ये भी मूल, यही क्वेश्चन पूछा गया था आपको यूपी पीजीटी में, जिसमें दिया गया था प्रस्तावना भी ऑप्शन था, ठीक है, और मूल कर्तव्य भी था। तो जनरली लोगों ने प्रस्तावना को लोगे उसमें भी एकता अखंडता की बात की, लेकिन वो आंसर उसका था मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य में भी देश की एकता अखंडता की रक्षा करने की बात कही गई सेकंड या थर्ड लाइन में ही। और ये वाला आंसर हो जाएगा कौन सा नहीं है, अपने धर्म का पालन करना, ऑप्शन नंबर सी। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी है, ठीक। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित करने का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित करने का क्या है तो यह सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र की स्थापना के लिए इसको सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व के अनुसार राज्य में कितने वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य, तो 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है? ठीक है, मौलिक अधिकार न्याय योग्य नहीं है, बिल्कुल नहीं। राज्य के नीति निर्देशक तक न्याय योग्य है, बिल्कुल नहीं। कौन सा ठीक है ये पूछा, ठीक है। मौलिक अधिकार राज्य के नीति दोनों समान रूप से न्याय योग्य नहीं, मौलिक अधिकार न्याय योग्य है, ये वाला, ठीक। ऑप्शन नंबर सही पूछ रहा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला, भारत का उपराष्ट्रपति लोकसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है, पता है ना। जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में संसद, तो भारत में जो संसद है वो आपके प्रत्यक्ष निर्वाचित, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित द्वारा तथा नामांकित सदस्य होते, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला है भारत में संसद के सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होती है? तो किसकी देखरेख में होती है? तो ये होती है निर्वाचन आयोग की देखरेख में, ऑप्शन सी। भारत का राष्ट्रपति, तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो हो जाएगा राज्य का प्रधान, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला है भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की
प्रक्रिया क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति को जो पद से हटाने की प्रक्रिया है वो है संसद के द्वारा, महाभियोग द्वारा। ठीक है। क्या भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को केंद्रीय मंत्री नियुक्त कर सकता है जिसके नाम की सिफारिश प्रधानमंत्री के द्वारा न की गई हो? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो नहीं कर सकता, अगर प्रधानमंत्री नहीं बोलेगा तो वो नहीं कर सकता। अगला है, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किससे मिलती है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है उसका जो है वो कहाँ से मिलती है? हमारे ग्रेट ब्रिटेन से मिलती है। ब्रिटेन, ठीक है। भारतीय मंत्रिपरिषद के सदस्य, तो भारतीय मंत्रिपरिषद के सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। निम्नलिखित में से मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो निम्नलिखित में से मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो हमें सबको पता है, प्रधानमंत्री होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत का प्रधानमंत्री क्या है? तो भारत का जो प्रधानमंत्री है वो समकक्षों में सर्वप्रथम है। समकक्षों कहने का मतलब जितने भी मंत्रिपरिषद सब चुना के जाते हैं, सब एक जैसे ही हैं, बट उसमें सर्वश्रेष्ठ है। ओके, सब भी उस पार्लियामेंट के मेंबर हैं, पीएम है, सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बट उसमें से सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, समकक्षों में सर्वप्रथम या सर्वश्रेष्ठ को। अगला है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, तो भारत के न्यायाधीश का ये होगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन सी। अगला, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? तो भारत में जो न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है वो आपको सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को है। ठीक है। अगला, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति का उम्र क्या है? 65। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है? तो अमेरिका का संघ भारतीय संघ से अधिक संघात्मक। हाँ, ये तो सब ठीक है। अगला है, कौन सा कथन ठीक है? तो इसमें आपका 98 का ऑप्शन हो जाएगा ये। अमेरिका के सीनेट में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व होता है, जबकि भारत में राज्यसभा में सदस्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ठीक, ऑप्शन डी। 99 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है? ठीक है, तो यह है, सोवियत संघ में राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार था, तभी तो सोवियत संघ से अलग हो गए। भारत सरकार की संसदीय शासन व्यवस्था, तो भारत की संसदीय शासन व्यवस्था ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है। ऑप्शन डी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने 100 क्वेश्चन करा दिए आपको, मतलब 2 पार्ट में मैंने इसे फिनिश कराया है। अगर आपको किसी भी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है, अगर आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, और मेरे वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।